एक समलंब कार समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो है, एक समलंबकार की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है और इनके बीच की दूरी 3 सेमी है। तो समलंबकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, समलंबकार का क्षेत्रफल, समलंबकार का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 होता है और समांतर भुजाओं का योग होता है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है, समलंबकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई होता है। इतना होता है फार्मूला, इसी पर रख दिया जाता है और समलंबकार का क्षेत्रफल आ जाता है। देखिए 1/2 लिखेंगे, पहले से दिया है फार्मूला में, और समांतर भुजा, देखिए यहाँ पर समांतर भुजा 3 सेमी और 4 सेमी दिया है। 3 सेमी लिखेंगे प्लस 4 सेमी लिख दिए और हाइट दिया है, कितना हाइट दिया है हमारा यहाँ पर, उनके बीच की दूरी 3 सेमी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेमी। यहाँ पर 3 सेमी लिख देंगे और देखिए यहाँ पर 1/2 लिख दिए हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 होगा 7 और गुणते हो गया 3 हो गया। आप देखिए 7 त्रिके 21 हो गया, 7 त्रिके 21, 21/2 हो गया। यानी कि हमारा क्षेत्रफल आ गया है 10/1/2 सेमी स्क्वायर। सेमी में दिया है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समलंबकार का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, उसी के फार्मूला पर यहाँ पर रख देंगे और मान आ जाएगा हमारा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिया है 3 सेमी ऊंचाई के समलंबकार क्षेत्रफल जो दिया है 36 सेमी स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेमी है तो दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। देख लिए, पहले दिया है हमको इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 3 सेमी दिया है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 36 सेमी दे दिया है और इसकी एक भुजा दे दिया है समांतर भुजा पर, एक भुजा दिया है 9 सेमी और दूसरी समांतर भुजा ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर ऊंचाई दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है, यहाँ पर एक भुजा दिया है, दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है समलंबकार का क्षेत्रफल, समलंबकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। चतुर्भुज इस तरह बना दे रहे हैं और समलंबकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी बताएं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग का मतलब जोड़, गुणित ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है 36 सेमी, यानी कि क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे 36। समांतर भुजाओं का योग, एक ठो दिया है 9 सेमी, दूसरा नहीं दिया है, दूसरा को मान लेंगे कि दूसरा को मानेंगे कि x होगा और उसकी ऊंचाई दे दिया है 3 सेमी, लिख दिए 3 सेमी। और देखिए यहाँ से हम कटाने का नियम जानते हैं, जब ये दोनों सब गुणा में रहेगा, बस बीच में प्लस रहेगा, गुणा में रहेगा तो यहाँ से कटा सकते हैं। 3 1 3, यहाँ पर 3 1 3, 3 दूना के 6, 12 बार में कट गया। यहाँ से देखिए 12 बचा बराबर 1/2 बचा, यहाँ पर बचा 9 प्लस x बचा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसके नीचे 1 करेंगे, 1 करके 9 प्लस x गुणते 1 होगा बराबर 12 का गुणा 2 में 12 गुणते 2 हो जाएगा। 12 गुणते 2 हो गया तो 9 का गुणा x में करेंगे, 9 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो जितना है उतना रहेगा। तो देखिए 12 दूना के 24 हो गया, 24, यहाँ पर x बराबर देखिए 24, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बच जाएगा आंसर। 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 बचेगा हमारा। अतः दूसरी जो समांतर भुजा होगी 15 सेमी होगी, लिख देंगे अतः दूसरी समांतर भुजा 15 सेमी है।
यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब तो ये आ गया होगा, सबको पता है। अब मिटा दे रहे हैं। तेरे भाई मेरी जान है, तू ही तो जीने का समान है। आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD बताया है और AD जो लंब है AB पर, AD जो है AB पर लंब है। AB बराबर AB जो AB हाइट की है, इसकी लंबाई है, AB की लंबाई 8 सेमी दिया है। AB की लंबाई 8 सेमी और BC और DC आपस में बराबर है, 5 सेमी दिया है। B और C, देखिए यहाँ से B और C और D की जो लंबाई है 5 सेमी दिया है। चतुर्भुज ABCD का फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले क्या होता है इसका सूत्र, समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज ये बन गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, यानी कि ये भुजा हो गई हमारी और ये भुजा हो गई, 2 भुजा हो गई। लेकिन यहाँ पर हाइट, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी हाइट ऊंचाई ज्ञात करेंगे तभी जाकर हमको इसका मिल जाएगा। जब हाइट मिल जाएगा तब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में आसानी होगी। तब देखिए यहाँ से जब C और D की लंबाई 5 सेमी है तो यहाँ पर A और E की भी लंबाई हमारा 5 सेमी होना चाहिए। 5 सेमी हो गया तो देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये जो B और E का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा 3 सेमी होगा। तब हम हाइट ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसका और इसका वर्ग रहेगा इसके बराबर, यानी कि देखिए 5 का वर्ग रहेगा जो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर रहेगा। देखिए 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 का वर्ग तितली के 9, h का वर्ग h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, 25 - 9 बराबर 16 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया, 4। इसकी हाइट हो गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 5 सेमी और 8 सेमी, 5 + 8 होगा। अब गुणित ऊंचाई आ गई हमारा 4 सेमी। अब देखिए 2 से कटा दे, 2 × 2 2 दूना के 4 बच गए, 8 × 5 13, यहाँ से बचा 2 तो हो जाएगा 13 दूना के 26। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 26 सेमी स्क्वायर। इसी को हमको फाइंड करना था, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, यानी कि AB समांतर CD। इसी तरह समांतर का रूल ये होता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए। ये नहीं कि एक लाइन इधर जा रही है तो एक लाइन इधर आ रही है, तो ये समांतर नहीं होगा। दोनों आपस में बस सेम टू सेम दिशा में जाना चाहिए, जिसे कि एक तो इधर जा रही है तो दूसरा भी इधर जाना चाहिए, तब ये समांतर होगा। अब देखिए यहाँ पर बता दिया कि AB संबंध CD, AB समांतर CD है। AB जो है समांतर CD के है। और बता रहे हैं कि AD जो लंब है किस पर, AB पर, भुजा AB पर लंब है। AB बराबर दे दिया है 8 सेमी, AB बराबर 8 सेमी। और BC और CD, B और C और D दे दिया है 5 सेमी। इसकी लंबाई दे दिया 5 सेमी। तो ज्ञात करना चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से हाइट ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद यहाँ पर सूत्र में पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्त, इस सवाल को आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे, लेकिन
इसको लगाने के लिए थोड़ा देरी लगते होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कम ही समय में बहुत जल्दी लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। कितने छल्ले बनाए जाते हैं? 8 छल्ले बनाए जाते हैं। तब यदि एक छल्ले का व्यास दे दिया है कि 22.75 सेमी है, एक छल्ले का व्यास जो है 22.75 सेमी है, तो छल्लों को बनाने में, 8 को छल्ला बनाने में कुल कितना मीटर तार लगेगा? यहाँ पर एक छल्ला का व्यास दे दिया कितना, मान लीजिए कि एक छल्ला का व्यास यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दिया है 22.75 दे दिया है व्यास दे दिया 22.75। यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कितना मीटर तार लगेगा, तार की जरूरत होगी। ये हल में है, आवश्यकता होगी, तार की आवश्यकता लिख रहे हैं। आवश्यकता, तार की आवश्यकता कितनी होगी? देखिए 8 को बनाना है ना, 8 को पहले तो इसका हम परिधि ज्ञात करेंगे। एक परिधि ज्ञात करेंगे तो इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी कि ये कितना मीटर, एक छल्ला बनाने में कितना मीटर लग रहा है। तो उसी प्रकार हमको 8 को छल्ला जब बनाना है तो 8 का उसमें गुणा कर देंगे और परिधि का फार्मूला लिख देंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, गोले के परिधि का फार्मूला 2πr होता है। यहाँ पर व्यास दे दिया है 2r का मान दिया है 22.75 दिया, 22.75। आर देखिए आर बराबर हम क्या लिख लेंगे 22.75/2 लिख सकते हैं। व्यास का आधा होता है जो त्रिज्या होती है, देखिए 8 गुणते 2 लिख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर आर का मान पुट कर देंगे 22.75/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कटाएंगे 7 × 7, 7 × 21, 1 बचा, यहाँ 7 बचा, दशमलव लगा देंगे तो 7 दूना के 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 × 5 = 35। यहाँ आ गया 8 और 22 और 3.25। 8 को 22 में गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 176 हो जाएगा। यहाँ पर 3.25 होगा, 3.25 इतना आ गया। जब इतना आ गया तो इसका आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा, इतना में जितना आएगा वही 8 छल्ला बनाने में तार की जरूरत होगी। देखिए यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं 325, 3.25 का गुणा करना है 176 में। 176 में एक ही लाइन में कैसे गुणा होता है? देखिए 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 × 5 = 30 होगा, हासिल 3 लिख देंगे। यहाँ पर 7 × 5 = 35, 35 पूरा लिख देंगे। 6 दूना के 12, आप सबको जोड़ देंगे। देखिए 5 × 3 = 8, 10 को 0, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5। यहाँ पर 0 आ गया, 0 लिख देंगे, हासिल 5 हो गया, 5 छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 36 18 लिखेंगे। अब देखिए 5 × 5, 7 दूना के 14, अब सबको जोड़ देंगे। 5 × 5 = 10, 10 × 8 = 18, 4 = 22, 22 को 2 हासिल 2 हो गया, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, हासिल 4 हो गया, 4 हासिल हो गया तो 2 को हटा देंगे। अब देखिए 7 को गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 1 को गुणा 2 में करेंगे तो 2 ये होगा। 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7 लिखेंगे, 7 1 और 2 हासिल, 2 आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर 7 को 7 लिखा जाएगा, 2 हासिल है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का हो गया, अभी 3 बचा, 1 बचा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, 572। और दशमलव कितने स्थान पर लगा? 2 स्थान पर, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 572 सेमी। 572 सेमी तार की कितनी जरूरत होगी? 572 सेमी तार की आवश्यकता होगी 8 छल्ला बनाने में। यही आंसर हमारा हो गया है। हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। हॉकी का एक ठो डंडा है, मान लीजिए हॉकी है, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। ये हॉकी है, मान लीजिए कि हॉकी है, इस पे पतली डोरी लपेटनी है। क्या लपेटनी है? इस पर पतली इस तरह डोरी लपेटनी है, मान लीजिए इस तरह पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का जो व्यास है, जो ये व्यास है डंडे का, मान लीजिए यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं, जूम करके इतना बड़ा व्यास होगी। इसका व्यास के बारे में ये कह रहा है, इसका गोलाई के आकार का होगा, उसके ऊपर डंडा है, तो इसका जो व्यास है पूरा 4.9 सेमी बताया है। 4.9 सेमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है 4.9 सेमी बताया है।
और कह रहा है कि 250 फेरा लपेटना है। इसमें कितना फेरा लपेटना है? 250 फेरा लपेटना है। तो लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। 250 फेरा लपेटने में कितने सेंटीमीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डोरी की आवश्यकता। ये हल पर है, डोरी की आवश्यकता होगी। क्या होगी? डोरी की आवश्यकता। डोरी की आवश्यकता होगी। कितने डोरी की आवश्यकता होगी? यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास का हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाता है। देखिए, d बराबर 2r होता है, 2r होता है तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। d का मतलब डायमीटर होता है, r का मतलब रेडियस होता है। d का मतलब डायमीटर कहते हैं व्यास को, रेडियस कहते हैं त्रिज्या को। देखिए, यहाँ पर कितने मीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 250 फेरा का है तो 250 फेरा लिखेंगे, और उसका जो परिधि होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। बस इसी पे वैल्यू पुट कर देना है, 2πr। देखिए, 250 को 250 लगने दिए रहे हैं, और यहाँ पर गोला का परिधि का 2πr होता है। वृत्त का परिधि 2πr। देखिए, 2 की जगह 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर 22/7 हो गया। r का मान कितना हो गया? 4.9 है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा त्रिज्या। तो देखिए, 7 से कटाएंगे, 7 × 7 7 49, 0.7 बार में 7 4.9 कट गया। यहाँ से देखिए 2 1 2 2 1 2, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से बच्चा 250 22 0.7 बचा। हाँ, 22 0.7। देखिए, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, पर इसका इसमें कर देंगे, किसी का भी कर देंगे। 25 दूना 50 को 0 हो गया, 50, फिर 25 दूना 50, 50 अब हासिल 5, 55 हो गया। यानी कि इसको इसमें गुणा करने पर 5500 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 0.7 से गुणा कर देंगे तो होगा 7 से गुणा कर, पहले तो 2 से 0 लिखेंगे, और 7 5 35, 7 5 35, 35 3 39, 39 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर, अगर इसे किलोमीटर में बदलेंगे कि कितना किलोमीटर, कितना मीटर की आवश्यकता होगी, तो इसको 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बन जाएगा। 395 बटा में 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 395 मीटर यहाँ पर डोरी की आवश्यकता होगी। 250 फेरा लगाने में हमको कितने मीटर डोरी की आवश्यकता होगी? 395 मीटर डोरी की आवश्यकता होगी। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए, यहाँ पर पहले हाथी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है, पहले समझा दिए थे क्या करना था। यदि डंडे का व्यास 4.9 है, यहाँ पर व्यास दे दिया है, व्यास d दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए d का हम आधा कर दिए हैं, व्यास का आधा कर दिए हैं, तो त्रिज्या हो गया। यहाँ पर r का वैल्यू त्रिज्या यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ पर 250 से 250 रख दिए, 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 है, इंटू r का मान वहाँ से हम पुट कर दिए हैं। वहाँ पर केवल व्यास दिया था 4.9, तो इसमें 2 से भाग दे दिए हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप काट पीट लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आ गया है 395 मीटर। मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं सेंटीमीटर को, तो आ गया है 395 मीटर लंबी दूरी की आवश्यकता होगी। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है। साइकिल के पहिए का व्यास कितना सेमी है? 77 सेमी है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, उसको हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि साइकिल का चक्का है, क्या है? साइकिल का चक्का है। चक्का को ही पहिया कहा गया है। यहाँ पर साइकिल के पहिया, इसी को चक्के को पहिया कहा गया। मान लीजिए यहाँ पर रिंग होगा, रिंग इसी तरह, रिंग में तिल्ली लगे रहते हैं, तिल्ली इसी प्रकार लगे रहते हैं, तिल्ली हर जगह तिल्ली लगा रहता है। कह रहा है कि इसका जो व्यास है, एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक मिलाने वाले, यानी कि 2 तिल्लियों को आपस में जोड़ रहा है। एक कोना के इधर तिल्ली का, एक इधर तिल्ली का, आपस में मिला रहा है, तो 77 सेमी हो रहा है। यानी कि व्यास जो हो रहा है 77 सेमी बता रहा है, 77 सेमी का व्यास है।
तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर ज्ञात करना रहेगा तो 77/2 हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। और कह रहा है कि 2.42 किलोमीटर चलने में उससे उस पहिया को कितना बार घूमना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि एक बार घूम लिया है तो फिर कितना को बार घूमेगा कि 2.42 किमी चलेगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। पहले तो एक पहिए का मतलब पहिए का पूरा परिधि ज्ञात कर लेंगे, पूरा पहिए का परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि ज्ञात करके इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए पहिए का परिधि, पहिए का परिधि यानी चक्का का जो परिधि है उसे हम ज्ञात कर लेंगे। परिधि होता है 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। जब 2πr होता है तो इसको देखिए 2 के 2 की जगह 2 लिख देंगे। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, 7 लिख देंगे। आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 77/2 दे दिया है, 77/2। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 11 बार में, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा यहाँ से 22 × 11 बचा, यानी कि 11 दूना के 22, 11 तो 22, 23, 24, 242 सेंटीमीटर वो घूमेगा। उसका परिधि जो होगा, चक्के का जो परिधि है, इस एक चक्के का परिधि 242 सेंटीमीटर है। 242 सेंटीमीटर, 242 सेंटीमीटर। हमको पूछा है कि कितना चक्कर घूमेगा 2.42 किमी चलने पर। यहाँ पर यन बराबर देखिए 2.42, 2.42 केमी में दिया है, केमी में नीचे दे दिया है, इसमें भाग दे देंगे उसके परिधि से 242 सेमी से। तो देखिए क्या हो रहा है। अब केमी को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो देखिए 2.42 गुणते 1000 मीटर, ये मीटर में होगा। मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसको मीटर हटा देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पर हो गया क्या, 242 हो गया, 242। यहाँ पर देखिए 2.42 है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसका मान और इसका मान खत्म हो जाएगा। आ जाएगा केवल क्या आएगा, 242 आएगा। 242 यहाँ से खत्म और यहाँ से, और ये तीनों खत्म। हमारा बस आ जाएगा यन का मान, यहाँ का यन का मान 1000, बस डायरेक्ट आ गया आंसर। 1000 बार घूमेगा जब चक्का, 1000 बार घूम कर जाएगा तो 2.42 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। देखिए कुछ करना नहीं है, पहले तो हमको चक्का की परिधि ज्ञात करना है। अगर चक्का का परिधि ज्ञात कर लेंगे तो मान लीजिए कि चक्का है, यही वाला चक्का है। एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिलाकर ज्ञात कर लेंगे को कितना मीटर है, को सेंटीमीटर का चक्का है। पूरा इसका लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी हो रहा है, तो जितना एक बार में घूमेगा, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में घूम गया, यहाँ तक चला गया है, तो यहाँ तक चलेगा तो यही इसका दूरी न रहेगा। जो ये जितना मीटर, जितना सेंटीमीटर चाहे मीटर का रहेगा, ये चकवा का लंबैया वही इतना दूरी एक बार में घूमेगा। तो वही पूछ रहा है कि 200 कितना चक्कर घूमेगा कि 2.42 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर 1000 बार घूमेगा तब जाकर 2.42 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। वही ज्ञात करना था, कुछ नहीं। पहले परिधि ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करके के उसमें भाग दे देना है। और देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर के मीटर में बदल देंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में फिर बदलेंगे। सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो नीचे वाला सेमी में था, तो ये भी सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गए हैं, तो आपस में आप कटा देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव था, तो इसलिए इसका मान आपस में खत्म हो गया है, और इससे ये कट गया है। अब बस बचा है यहाँ पर क्या, 1000, बस आंसर आ गया है।